दोस्तों आज मैं आपके डिमांड पर एक जबरदस्त मिस्ट्री और डार्क थ्रिलर से भरी मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो साइकोलॉजिकल ड्रामा, बदला और अपने पुराने पापों के सीन्स को एक्सप्लोर करती है। इस मूवी की कहानी ये है कि यहाँ सीरियल किलर अपने गुनाहों को एक पुराने रिचुअल से रिलेट करता है, जो इस मूवी को और दमदार बनाती है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी से। मूवी की शुरुआत अलावा शहर से होती है, जहां एक सीरियल किलर अपने दो नए शिकार को बेदर्द मौत देने की तैयारी कर रहा होता है। एक की जान लेने के बाद वो ठीक उसी तरह दूसरे के हलक के अंदर भी कुछ बीज इंजेक्ट कर देता है, जिनके जहरीले ढंग से विक्टिम की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। आप सीन उनाई की तरफ शिफ्ट होती है, जो एक तेज और अनुभवी डिटेक्टिव है, जिसे खबर मिलते ही वो तुरंत वारदात पर रिपोर्ट भी करता है, क्योंकि वो इस केस का लीड इन्वेस्टिगेटर है। पर पब्लिक सेंटीमेंट के चलते उस पर कोई प्रेशर ना है, इसलिए उसकी आइडेंटिटी को पब्लिक से छिपा कर रखा गया है, जिसे कोड नेम क्रैकन दिया जाता है। अब लाश को देखकर रिवील होता है कि ऐसे ही कई हत्याएं आज से 20 साल पहले हो चुकी है। हत्यारा पहले विक्टिम्स को ड्रग करके बेहोश करता और फिर उनके होश में आते ही उनके हलक में बीज उतार देता, जिसके ढंग से विक्टिम्स की जान चली जाती। हत्यारा फिर उनकी लाशों को एक सिंबॉलिक रिचुअलिस्ट की तरह प्रेजेंट करता, जिसके शिकार हमेशा रीच और एक मेल और फीमेल होते थे, जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता था। वो फिर जानबूझकर लाशों को पब्लिक प्लेसेस में एक एग्जीबिशन की तरह केयरफुली पोजीशन कर देता है, ताकि वो पब्लिक को अपना मैसेज ओपनली दे सके कि उसका सिर्फ विक्टिम्स पर ही नहीं बल्कि पूरे शहर और लोगों पर साइकोलॉजिकल कंट्रोल है। पर हैरानी की बात तो ये थी कि 20 साल पहले उन हत्याओं के लिए ऑर्टिस परिवार से टासियो को अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि उसके गर्दन पर सेम वही कैरोलाइना यानी कि सनफ्लावर का टैटू था, जो हत्यारा अपने विक्टिम्स के पास छोड़ जाता था, जो अब भी जेल में है, जिसे कुछ ही दिन में बेल मिलने वाली है। ऊपर से हत्यारा बहुत तेज भी था, क्योंकि उसकी उनाई और उसके पार्टनर एसटी पर भी नजर थी, यानी कि वो जानता था कि उनाई वो क्रैकन है जो इस केस को लीड करने वाला है, और वो डिटेक्टिव्स को ओपन चुनौती भी दे रहा था कि वो उसे पकड़ कर दिखाए। इसी दौरान उनकी मुलाकात उनके नए डेप्यूटी एल्वा से होती है, जो इस केस की हेड है, जिसका मानना है कि ये जरूर ओरिजिनल हत्यारा का कॉपी कैट है, क्योंकि कुछ लोग हत्यारे के स्टाइल ऑफ किलिंग से प्रभावित थे, जिसे लाखों लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। आपके इसके सिलसिले में दोनों सबसे पहले टासियो की जेल में पूछताछ करने पहुंचते, जहां उनकी मुलाकात न्यूज रिपोर्टर मारियो से भी होती है, जो खुद भी टासियो से पूछताछ करने आया था। उनाई के अब टासियो से मिलने पर वो उस पर इल्जाम लगाता है कि उसी के फॉलोअर्स इन किलिंग्स को अंजाम दे रहे हैं, पर टासियो खुद को बेगुनाह बताता है। इसके बाद उन्हें एक अजीब खबर मिलती है कि पिछली हत्या में मरी लड़की के बॉयफ्रेंड का ये मानना है कि इसके पीछे लड़की के पिता का हाथ हो सकता है, क्योंकि उसके अगवा होने के बावजूद उन्होंने उसकी मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। इसलिए दोनों तुरंत उनके घर पहुंचते, जहां उन्हें समझ आता है कि वो वर्टेब्रेट आइस का कलेक्शन रखते, जिनके कमरे से कुछ मर्डर मिस्ट्री के क्लिपिंग भी मिलते हैं। अब इससे पहले कि वो उनसे पूछताछ कर पाते, वो वहाँ से भागने लगते, लेकिन अंत में वो पकड़े जाते। बाद में पता चलता है कि वो सिर्फ डर के मारे भागे थे, जो अपनी बेटी से खुश भी नहीं थे, क्योंकि वो उनके एक्स वाइफ के घर शिफ्ट होने वाली थी। अब यहाँ कुछ रोज ना लगने पर उनाई टासियो के पुराने वीडियोस को स्टडी करने लगता है, जहाँ उसे जानकारी मिलती है कि हत्यारा अपने मर्डर्स को कुछ इस तरह से स्टेज करता है ताकि वो अलावा शहर के इम्पोर्टेंट हिस्टोरिक इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकली फॉलो कर सके, जो अलावा शहर के पास में घट चुके हैं, जैसे कि द सॉर्सरर्स हट डॉलमेन, जो 5000 साल पुराना एक बरियल साइट है, जो एक ऐसी आर्कियोलॉजिकल लैंडमार्क है जो एंशिएंट रिचुअल्स और मिस्टिकल प्रैक्टिसेस को सिंबलाइज करता है, यानी कि हत्यारे के क्राइम्स एक पुराने रिचुअलिस्टिक ट्रेडिशन का हिस्सा है। इतना कम नहीं कि हत्यारा एक और मर्डर अंजाम देने में कामयाब रहता है और उनाई कुछ कर भी नहीं पाता। टासियो से फिर से पूछताछ करने पर वो बताता है कि हत्यारा यू पॉइजन का भी इस्तेमाल करता है, क्योंकि जेल जाने से पहले उसने इस पर एक शो बनाया था कि कैसे यू के पत्तियों से जहर बनाया जा सकता है। इसलिए हत्यारा जानबूझकर इसका इस्तेमाल कर रहा है ताकि इसका शक उस पर ही बने रहे। इसके बाद डिटेक्टिव टासियो के ट्विन ब्रदर इग्नाशियो से पूछताछ करते हैं, जिसने खुद ही अपने भाई को पुलिस के हवाले किया था, क्योंकि उसे टासियो के कमरे से यू के पत्ते मिले थे, और वहीं टासियो का एक माइनर लीडिया नाम की लड़की के साथ गैर संबंध था, जो विक्टिम्स में से एक थी। पर यहाँ से भी उन्हें कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। अब अगले दिन जब उनाई अपना जन्मदिन मना रहा होता है, एक प्राइवेट डिटेक्टिव को उसकी क्रैकन होने का पता चल जाता है, जो जानकारी वो मारियो को भेज देता है, क्योंकि उसी ने उसे प्रूफ के लिए हायर किया था।
लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल निकलती है और अब मूवी का पहला क्लाइमेक्स रिवील होता है, क्योंकि मारियो ही वो हत्यारा है जो उसे बेहोश करने के बाद उसी के फोन से यूनाई की आइडेंटिटी पब्लिक को रिवील कर देता है, ताकि पब्लिक के प्रेशर के चलते यूनाई को ये केस सुलझाने में मुश्किल हो, जो कामयाब होते साबित भी होता है, क्योंकि अगले दिन से यूनाई का बाहर कदम रखना मुश्किल हो जाता है। पर मारियो ऐसा क्यों कर रहा है और उसका टासियो से क्या लेना देना है, और वो खास करके यूनाई को क्यों टारगेट कर रहा है, ये प्लॉट आगे रिवील होगा। इसी दौरान ये भी रिवील होता है कि यूनाई और अल्बा पहले रिलेशनशिप में रह चुके, लेकिन अपनी पत्नी को एक कार दुर्घटना में खोने के बाद इसका यूनाई पर गहरा असर पड़ा, इसलिए दोनों अलग हो गए। वहीं एल्बा का भी मिसकैरेज होने के बाद रिकवर करने के लिए उसके पति ने उसे एल्बा शहर में शिफ्ट होने के लिए इंसिस्ट किया, पर सबसे बड़ा खुलासा कि मारियो ही एल्बा का पति है, जिसके बारे में यूनाई को पता चल जाता है, पर वो ये नहीं जानता कि मारियो ही वो सीरियल किलर है। इसके बाद अब टासियो की एक्स वाइफ से पूछताछ करने पर एसडी को ये पता चलता है कि ट्विन ब्रदर्स की मां कैंसर के कारण चल बसी, जिसके फ्यूनरल के दिन एक अनजान लड़का आया जिसे ट्विन ब्रदर्स ने खूब पीटा, जिसके बाद से सब कुछ बदल गया, पर वो अनजान लड़का कौन था ये अब भी मिस्ट्री है। इसी दौरान इन्वेस्टिगेशन करते समय यूनाई की नजर पुरानी न्यूज वीडियो में दिखाई गई एक पुराने कैथेड्रल पर पड़ती है, जिसके एक स्कल्पचर पर ठीक वही सनफ्लावर ड्राइंग्स थे, और एक ऐसा स्टैचू भी था जो एग्जैक्टली वैसा ही नजर आता है जैसे हत्यारा विक्टिम्स के लाशों को छोड़ता था। यूनाई अब तुरंत कैथेड्रल पहुंचता है, जहां का केयरटेकर दीवारों पर बने कई स्कल्पचर्स के बारे में ये बताता है कि ईडन का गार्डन जो एडम और ईव के पास था उसमें सनफ्लावर थे, और दीवार पर बने वो स्पॉट्स बीज को दर्शाते जो जिंदा और मौत के बीच के मैसेंजर माने जाते हैं। वो ये भी शेयर करते कि एडम और ईव ने नॉलेज के ट्री से गिरा हुआ फूड खाने की कोशिश की, जिसके चलते उन्हें ईडन से निकाल दिया गया, और आमतौर पर उस नॉलेज ट्री को एक एप्पल ट्री के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन उसका कहना है कि ये यू ट्री था क्योंकि इसके पत्ते जहरीले होते हैं। जिस एंशिएंट जानकारी को उसके अलावा सिर्फ एक वॉकमैन जानता था जो इजारा से था। यूनाई यही सब जानकारी समझ ही रहा था, वहीं मारियो एक और किलिंग्स को अंजाम दे रहा था, जिसे वो हॉर्स कार्ट के नीचे छिपा देता है जो एक फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाला था। यूनाई फिर अगले ही दिन ये जानकारी एल्बा से शेयर करता है, लेकिन उसी समय मारियो भी चोरी से उनकी तस्वीर लेने की कोशिश करता है, पर इन दोनों को उसकी भनक लग जाती है, इसलिए अब दोनों भी उसका काफी देर तक पीछा करते हैं, पर ना तो वो उसे पकड़ पाते और ना ही वो उसका चेहरा देख पाते। ऊपर से उसकी एक और हत्या का पता चलने पर उन पर अब प्रेशर और बढ़ने लगता है। इसके बाद अब यूनाई और एसडी इजारा में हुए सारे घटना की जांच करने लगते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें कोई ठोस जानकारी मिले, और होता भी ऐसा ही है। उन्हें एक ऐसे फायर एक्सीडेंट की रिपोर्ट मिलती है जिसमें मरे लोगों की लाश बिल्कुल वैसे ही पाई गई जैसे कि हत्यारा लाशों को छोड़ता आया है। इसके तुरंत बाद अब ऑडियंस को कुछ समय पीछे ले जाया जाता है, जहां एक फार्मर नेम विनांशियो को किसी का कॉल आता है जो उसके बेटे के बारे में कंप्लेन करते हैं, जिस पर अब वो इतना भड़क जाते हैं कि वो अपनी बेटी की बेल्ट से खूब पिटाई करते हैं। लेकिन इससे उनका बेटा भी इतना भड़क जाता है कि बाद में वो एक पेड़ से कुछ पत्तियां काटने के बाद उन्हें उनके खाने में मिला देता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। यानी कि ये वही ईव का पेड़ है जिसके पत्ते जहरीले है, जिसके बाद फिर वो अपने पूरे परिवार को आग के हवाले कर देता है। और फिर सीन सीधे मारियो की तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि वो लड़का मारियो ही था जो अपने नेचुरल रेड हेयर को कलर कर रहा था, यानी कि वो अपनी आइडेंटिटी छिपाने की कोशिश कर रहा है। पर ऐसा क्यों, ये भी आगे रिवील होगा। अब अगले दिन जब इग्नाशियो अपनी न्यू फैक्ट्री का उद्घाटन कर रहा होता है, मारियो ने सीक्रेटली कैप्चर उसी लिडिया की तस्वीर मीडिया में फैला दी थी, जिससे ऐसा नजर आ रहा था जैसे दोनों भाइयों का लिडिया के साथ गैर संबंध था। अब इससे पहले कि पुलिस उससे कुछ सवाल कर पाते, वो समय रहते वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन में ट्विस्ट तब आता है जब टासियो यूनाई को रिवील करता है कि उसे पता चल गया है कि इन हत्याओं के पीछे उसी का एक फॉलोअर नेम ग्रास है, जो डिटेक्टिव एसटी का भी भाई है, जिसके नेक पर भी ठीक उसी तरह सनफ्लावर का टैटू बना है, जो कभी उसे वही ड्रग सप्लाई किया करता था जो हत्यारा शिकार को बेहोश करने के लिए प्रयोग करता था। पर इससे पहले कि पुलिस ग्रास तक पहुंच पाते, मारियो ग्रास और यूनाई के छोटे भाई की पत्नी को अपना अगला शिकार बनाता है, जिससे यूनाई का खून एकदम खौल उठता है, जिसका गुस्सा दोनों भी इग्नाशियो को ट्रैक डाउन करके उस पर ही उतार देते हैं, जिसके चलते उन्हें केस से बेदखल कर दिया जाता है।
लेकिन घर लौटने पर उनाई को अपने दादाजी से विक्टोरिया के एक खास गॉसिप के बारे में पता चलता है जो उनके ही गांव से थी, कि विक्टोरिया ने अपने पति से शादी करने के बावजूद वो किसी और के बच्चे की मां बनी। जो जानती है अब उनाई के दिमाग में कुछ तो चमकता है, इसलिए वो सस्पेंडेड होने के बावजूद एसटी के साथ इन्वेस्टिगेशन जारी रखने का तय करता है। वहीं टासियो को रिहाई मिल जाती है, जिसे मारियो कन्विंस कर लेता है छूटते ही इंटरव्यू देने के लिए। इसलिए वो दोनों भाइयों का एक साथ इंटरव्यू लेने लगता है। पर जब वो उनसे उस घटना के बारे में सवाल करता है जो सिर्फ उन्हें और उस तीसरे लड़के को पता था, तब दोनों के जुबान से जैसे हलक बाहर आ जाती है, क्योंकि वो तीसरा लड़का मारियो ही था। ऊपर से तभी वो दोनों बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों अब मारियो का अगला शिकार है। इसके तुरंत बाद मूवी उस समय पर मुड़ जाती है जब विक्टोरिया अपने बच्चे को जन्म देती है, पर ये मोमेंट खुशी के बजाय मातम में बदल जाता है, क्योंकि उसके बच्चे के बाल का कलर लाल था, जबकि उसके पति और उसका खुद का लाल कलर नहीं था। जो देख उसका पति समझ जाएगा कि ये उसका बच्चा नहीं है, इसलिए नर्स तुरंत बच्चे को लेकर छिप जाती है और डॉक्टर दूसरे ट्विन बच्चे को उसका बच्चा बताता है। मूवी फिर प्रेजेंट समय में मुड़ जाती है जहां उन्हें उसी हॉस्पिटल पहुंचा होता है। नर्स से पूछने पर वो रिवील करती है कि उन्होंने विक्टोरिया के बच्चे को उसी गरीब लोपिडाना फैमिली को सौंप दिया, क्योंकि उन्हें संतान होने का सौभाग्य नहीं मिला था, जिन्होंने उसे नांचो का नाम दिया। पर बाद में चमत्कार से विनांशी की पत्नी ने खुद के बच्चों को जन्म दिया, इसलिए तब से नांचो उनके लिए आंखों का कांटा बन गया। इसीलिए वो उस पर इतना अत्याचार करने लगे, क्योंकि वो उसका सगा बेटा नहीं था। इसके कुछ देर बाद उनाई को अब ओरिजिनल मारियो के बारे में भी पता चल जाता है, जो नांचो का जिगरी दोस्त था। जहां नांचो मारियो की तरह दिखता और स्टाइल भी करता था, लेकिन उसकी मिस्टीरियसली एक दुर्घटना में मौत हो गई। इससे अब उनाई को सबसे बड़ा क्लाइमेक्स चमकता है कि अल्बा का पति मारियो ही वो नांचो है जिसने अपने परिवार को ठिकाने लगाने के बाद शहर छोड़कर भाग गया, जिसके बाद उसने जर्नलिज्म पर पढ़ाई करना शुरू किया, जहां उसकी मुलाकात मारियो से भी हुई। और अपनी यानी कि नांचो की आइडेंटिटी को हमेशा के लिए छिपाने के लिए उसने मारियो को मारकर उसकी जगह ले ली। ये पता चलते ही उनाई अब तुरंत अल्बा को वार्न करने की कोशिश करता है, पर तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि अल्बा मारियो का अगला शिकार थी, क्योंकि उसे उनाई और अल्बा के अफेयर के बारे में पता चल गया था। वो फिर उसके बेहोश होने से पहले ये रिवील कर देता है कि शुरुआत से वो ही असली हत्यारा है जिसने 20 साल पहले भी कई हत्याओं को अंजाम दिया, और उसने इसलिए ट्विन ब्रदर्स को टारगेट किया ताकि वो उनसे बदला ले सके, क्योंकि जब उसने ट्विन ब्रदर्स को रिवील किया कि वो ही ऑर्टिस का असली वारिस है, तब उन्होंने उसे बहुत पीटा और उसके सौतेले पिता को भड़काकर उसकी पिटाई भी करवाई। उनाई अब तुरंत एल्बा के घर पहुंचता है, पर तब तक मारियो एल्बा को लेकर जा चुका था। लेकिन एक क्लू के मदद से उनाई समझ जाता है कि उसने अल्बा को कहां ले गया होगा, जो वही घर निकलता है जहां उसने अपने पहले हत्या को अंजाम दिया था। एसटी और उनाई अब मारियो को रोकने के लिए बढ़ जाते हैं, लेकिन एसटी एक गड्ढे में बुरी तरह से फंस जाती है, जहां उसे ट्विन ब्रदर्स और केस की वही फोरेंसिक एक्सपर्ट बेहोश मिलती है। ऊपर से उनाई भी मारियो के हत्थे चढ़ जाता है, जो एल्बा और उनाई दोनों को साथ में मारने का प्लान करता है, लेकिन उनाई किसी तरह बेहोश के असर को ओवरपावर करके उनाई से भिड़ जाता है। अंत में एसटी सही समय पर आजाद होकर मारियो को ढेर कर देती है, पर तब तक उनाई को भी गोली लग चुकी थी, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। अब ये केस तो सुलझ चुका था, लेकिन उनाई अब भी खतरे से बाहर नहीं था, इसलिए उसके पिता अपने बेटे को मौत से बचाने के लिए एक सैक्रिफाइस का रिचुअल परफॉर्म करते, जो सच में काम कर जाती है, क्योंकि उसे गाड़ते ही उनाई को होश आ जाता है। जीसी के साथ ये जबरदस्त मूवी यहीं एंड हो जाती है। अब आखिर में दिखाया गया रिचुअल ये इम्प्लाई करता है कि जैसे नॉलेज के ट्री से गिरा हुआ फल चुराने पर एडम ईडन से निकाला गया, वैसे उसे वापस देने से बिल्कुल ऑपोजिट इम्पैक्ट हो सकता है, यानी कि उनाई के पिता की दुआओं और एप्पल ट्री के सैक्रिफिशियल रिटर्न के साथ उनाई की जिंदगी बच जाती है। अब हम मारियो के किलिंग स्टाइल्स के बारे में समझते हैं। लाश के आसपास जो सनफ्लावर लीव्स थे वो ईडन के गार्डन का रिप्रेजेंटेशन थी, और जवान लड़के लड़कियां एडम और ईव थे। बीज भी मौत और जिंदगी को रिप्रेजेंट करते थे, और जो यू लीव्स मर्डर और टासियो को फ्रेम करने के लिए यूज किए गए थे वो एंशिएंट कहानी में नॉलेज के ट्री का रिप्रेजेंटेशन थी। वहीं मारियो सिर्फ रिच किड्स को क्यों टारगेट करता था, क्योंकि बचपन में वो एक गरीब परिवार से था, और प्रिविलेज रिच किड्स जैसे ट्विन ब्रदर्स की वजह से उसकी जिंदगी नर्क बनकर रह गई। इसलिए अपने मर्डर्स के जरिए मारियो खुद को कुछ हद तक भगवान समझने लगा, जो उन सबको उनके गुनाहों के लिए गार्डन ऑफ ईडन से निकाल रहा था।
अब आई होप आपकी इस मूवी से रिलेटेड सारी कंफ्यूजन दूर हो गई हो, और अगर नहीं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाएं। मिलती है अगली वीडियो के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।